Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी IQ प्लस। आज का हमारा डिस्कशन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम फाइनल लेक्चर एनसीईआरटी सॉल्यूशन का। आई होप लास्ट के 3 वीडियो लेक्चर आपने देख लिया है। अभी तक आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे जाके गो थ्रू जरूर कीजिए। आपके आने वाले अपकमिंग जो एग्जामिनेशन या यूनिट टेस्ट हैं उसके लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन कंपलसरी है। प्लस आप जेईई मेंस या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें भी आपको ये बहुत काम आने वाला है। तो आजकल जैसा कि वर्क चल रहा है स्मार्ट वर्क का, उसका ही एक ये सीरीज़ है जिसमें आप बहुत जल्दी सीख पाओगे कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे काफ़ी क्विक टाइम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास जो मैंने एंड किया था उस लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 32 तक कवर किया था। आज हम 33 टू लास्ट कुछ क्वेश्चन मैं स्किप करूंगा जिसके चांसेस नहीं हैं फर्स्ट टर्म में आने के। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो लेक्चर में वो पूरा कवर किया जाएगा। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 33, द सिंबल ऑफ एलिमेंट। मैंने आपको पहले भी बताया कि एटॉमिक सिंबल हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। किसी भी एलिमेंट के सिंबल है एक्स, आप उसके सबस्क्रिप्ट में क्या लिखते हो, एटॉमिक नंबर, और सुपरस्क्रिप्ट में हम क्या लिखते हैं, इसकी मास नंबर। बट यहाँ लिबर्टी है कि हम ए और जेड को किसी भी साइड लिख सकते हैं। राइट, आपने जेड यहाँ लेफ्ट साइड लिख दिया, ए, ये भी पॉसिबल है, जेड ए ये भी पॉसिबल है, कैसे भी फॉर्म में लिखो, बट जो जेड होगा वो हमेशा सबस्क्रिप्ट में होगा और ए विच इज़ कॉल्ड मास नंबर वो हमेशा सुपरस्क्रिप्ट में होगा। यहाँ एक्स क्या है, सिंबल ऑफ एलिमेंट, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, और ए होगा मास नंबर। क्वेश्चन है कि द सिंबल BR 3579 और 79 BR कैन बी रिटन। ये अप्रूव्ड और करेक्ट है, बट BR 7935, अब देखो जब हम सिंबल लिखते हैं तो वहाँ एक टर्म ये भी पढ़ाया जाता है कि एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में उसकी मास नंबर एटॉमिक नंबर से ग्रेटर होगे। सिर्फ हाइड्रोजन में आप क्या देखते हो कि 1H1 है, इसकी एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों ही सेम है। बट अदर देन हाइड्रोजन आप उसके आइसोटोप्स भी ले लो, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम या कोई भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का, सब में मास नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर से ग्रेटर। तो जो सबस्क्रिप्ट में लिखा गया एटॉमिक नंबर वो लेसर होना चाहिए। स्टार्टिंग के जो 2 सिंबल हैं उन दोनों में ही एटॉमिक नंबर 35 है और मास है 79। क्या इसे हम फ्लिप करके लिख सकते हैं? क्या ये सिंबल अलाउड है? ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। राइट, तो हमारे ये पूरे स्टेटमेंट बस इस चीज़ को समझाने के लिए कि किसी भी एलिमेंट की जब हम सिंबल लिखते हैं उस सिंबल में हम एटॉमिक नंबर को हमेशा लोअर सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं और मास नंबर को कहाँ लिखेंगे, सुपरस्क्रिप्ट में। रीज़न क्या है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर है, मास नंबर ऑलवेज ग्रेटर होगा एटॉमिक नंबर से। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जहां आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करके आंसर फाइंड कर सकते हो। एक एलिमेंट है जिसकी मास नंबर है 81। मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इसमें एक हिंट गिवन है कि इसके अंदर है 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। असाइन द सिंबल ऑफ एलिमेंट। देखो किसी भी एलिमेंट के सिंबल फाइंड करने के लिए प्रोटॉन का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, और मास नंबर 81 गिवन है। तो जब एटॉमिक नंबर हम फाइंड कर लेंगे तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर के हेल्प से हम सिंबल पे भी पहुंच जाएंगे। एक सजेशन है कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में आपको सॉल्व करने के लिए स्टार्ट हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन से करना है। लेट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज x, और हिंट में इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इसमें 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स हैं एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स x प्लस एक्स इंटू 31.7 अपॉन 100। जैसे एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से हाइयर है तो जितनी भी हाइयर है इसके लिए आप क्या करोगे, x प्लस एक्स इंटू जो भी हाइयर परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज के लिए डिवाइडेड बाई 100। यहाँ हम इसे लिख सकते हैं x ब्रैकेट में 1 प्लस और जो भी हाइयर वैल्यू गिवन है। इसके थ्रू हम क्या फाइंड कर लेंगे, इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जब दोनों फाइंड हो जाएगा, आप मास नंबर कैसे फाइंड करते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन है x, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमने सॉल्व कर लिया, वो कितना आया हुआ है, x प्लस एक्स इंटू करके जो रिजल्ट आएगा x प्लस 0.317x, इसको ऐड किया। ऐड करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वो है 35, और ये 35 क्या होगा, क्योंकि हमने इसे प्रोटॉन लेट किया हुआ है, यही क्या है इसकी एटॉमिक नंबर 35, और मास नंबर क्या गिवन है 81। यदि आपको ये पहले से ही याद है कि ब्रोमीन की एटॉमिक नंबर है 35 और मास नंबर 81, तो रिजल्ट ब्रोमीन के फॉर्म में लिखना है। और करेक्ट एटॉमिक नंबर लर्न नहीं है तो आप XYZ सिंबल के फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हो। राइट,
ऐसे जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, बेटर क्या रहेगा कि हम स्टार्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन से करें. ओके, an ion with mass number 37, mass number means sum of proton plus neutron, possesses one unit of negative charge. इसमें negative charge already given है, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होंगे, वो सिर्फ न्यूट्रल एटम में ही सेम होते हैं. If the ion contain 11.1% more neutron than the electron, find the symbol of element. वैसे इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन के बेस पे सॉल्व किया गया, हम इसे भी प्रोटॉन के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं. मास नंबर गिवन है और हिंट गिवन है, इफ़ द आयन कंटेन 11.1% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन. यानी मैंने सजेस्ट किया था कि आप लेट कर लो नंबर ऑफ प्रोटॉन ने लेट कर लिया x. यदि एटम न्यूट्रल होता तो जितने प्रोटॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, बट यहाँ गिवन है कि इस पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके कितने हो जाएंगे, x + 1. और यही चार्ज क्या गिवन होता है, x पॉजिटिव, तो हम x - 1 कर लेते हैं. किसी भी एटम पे नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है x + 1, तो इसके हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्वेश्चन में गिवन है, इट इज़ 11.1% मोर न्यूट्रॉन देन द इलेक्ट्रॉन्स. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये हम कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन x + 1, और जो भी हाइयर है इसके लिए आप क्या करते हो, 1 प्लस जितने भी परसेंट हाइयर है 11.1% x + 1, और ये आ जाएगा 111.1 अपॉन 100. अब फाइनली वही स्टेप हमें क्या करना होगा, नाउ सेम प्रोसेस, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन गिव्स मास नंबर, और मास नंबर की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, 36. प्रोटॉन है x और न्यूट्रॉन है x + 1, 111.1 अपॉन 100, और मास नंबर क्या है, 37. ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें एलसीएम के थ्रू जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका जो रिजल्ट है x वो 17 के आसपास आएगा. और x हमने किसे लेट किया हुआ था, नंबर ऑफ प्रोटॉन. इससे बेनिफिट क्या हुआ कि डायरेक्ट हम एटॉमिक नंबर पे आ गए. मेरे इस एलिमेंट की एटॉमिक नंबर है 17 और मास नंबर है 37, चार्ज है नेगेटिव. एक्चुअली 17 किसकी एटॉमिक नंबर है पीरियोडिक टेबल में, क्लोरीन की. तो क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, मास 37 माइनस. एक ये प्रोटॉन वाला प्रोसेस है और इलेक्ट्रॉन के थ्रू भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट प्रोटॉन से स्टार्ट करने का बेनिफिट क्या है कि जैसे ही रिजल्ट आपका x आ जाएगा वही एटॉमिक नंबर है और मास नंबर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, राइट. ऐसा एक और क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी में. नेक्स्ट है एन आयन विद मास नंबर, और सेम पैटर्न जो मैंने बताया आप उसको उसी तरीके से ट्राई कीजिए. पहले वीडियो को पॉज करके और फिर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका क्या रिजल्ट आया. एन आयन विद मास नंबर 56, मास नंबर मीन्स p + n, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, कंटेन 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज. इस बार x पे क्या चार्ज गिवन है, 3 पॉजिटिव. तो जब भी आयन के केसेस होते हैं उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कभी सेम नहीं होगा. 3+ चार्ज कब आएगा किसी भी एटम पे, जब उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया हो, राइट. और इसमें हिंट गिवन इट कंटेन 30.4% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन. सेम प्रोसेस जो हमने लास्ट वाले में फॉलो किया था. यहाँ मैंने लेट कर लिया नंबर ऑफ प्रोटॉन x. देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो सोल्यूशन है वो आपके स्क्रीन पे विजिबल है, राइट. हम एक और मेथड, इजी मेथड, इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन लेट करके सॉल्व करेंगे. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, क्योंकि इस एटम पे 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो 3 यूनिट पॉजिटिव मीन्स इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया होगा, x - 3. अब इसके हेल्प से आप फाइंड कर सकते हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जितना भी हाइयर गिवन है आप उसे बस 1 प्लस करके लिख दो, 30.4%. x - 3 परसेंटेज को रिमूव कराएंगे, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 100, और सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट आएगा 130.4 अपॉन 100. ये हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है. नाउ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रोड्यूसेस मास नंबर, और इस पर मास नंबर क्या गिवन है, 56. नंबर ऑफ प्रोटॉन है x, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है x - 3, 130.4 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल मास नंबर विच इज़
56। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेने के बाद जो हमारा x वैल्यू आएगा वो आएगा 26, और x हमने किसे लेट किया हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू एटॉमिक नंबर। इस बार जो हमारा एंड रिजल्ट है, एटॉमिक नंबर क्या है एलिमेंट की 26, मास नंबर क्या है गिवन 56, और चार्ज इस पे कितना था 3 पॉजिटिव। हम आंसर को XYZ के फॉर्म में भी स्टॉप कर सकते हैं, या आपको एग्जैक्टली लर्न है कि 26 पे क्या होगा आयरन, तो 26, 56, 3 पॉजिटिव, ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके, हम लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी स्टार्ट कर सकते हैं और प्रोटॉन से भी, बट प्रोटॉन लेट करना हमेशा बेस्ट रहेगा क्योंकि इसमें जो x की वैल्यू आएगी वही रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करके देगा डायरेक्टली, क्योंकि जितने प्रोटॉन हैं उतना ही क्या होता है एटॉमिक नंबर। तो दोनों मेथड से आप सॉल्व करके देखो, आपको जो भी इजी लगता है आगे आप उसे ही फॉलो कीजिए, राइट। हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के फॉर्मूले पे बेस्ड है। सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, neutron diffraction microscope is also used for the determination of structure of molecules, right? If the wavelength, इसमें क्या क्या given है, wavelength is lambda जिसकी यूनिट क्या है मीटर, used here is 800 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर कितने मीटर की इक्वल आएगा, 10 की पावर -12 मीटर, और सेंटीमीटर में लिखना हो तो 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी एसोसिएटेड विद द न्यूट्रॉन, राइट। न्यूट्रॉन की हमें वेलोसिटी फाइंड करना है। लैम्डा वेवलेंथ कौन सी यूनिट में गिवन है, पिकोमीटर में। आप पिकोमीटर को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो इनटू 10 की पावर -12, एंड देन ये 800 का 2 0 10 की पावर -12 से क्लब होके क्या बनाएगा 10 की पावर -10, राइट। मास हमेशा केजी में होना चाहिए, और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की मास चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ाया जाता है। वहाँ एक टेबल गिवन है जिसमें मैंने ये भी आपको बताया था कि न्यूट्रॉन इज़ द हैवीएस्ट फंडामेंटल पार्टिकल। इसकी मास कभी कभी क्वेश्चन में गिवन होता है, बट यही सजेशन रहेगा कि आप मास जरूर लर्न कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन की भी, प्रोटॉन की भी और न्यूट्रॉन की भी। मास एंड चार्जेस, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.675 इंटू 10 पावर -27 kg, राइट। सबको एसआई यूनिट में ही लेना है। नाउ अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ रिलेशनशिप, डी ब्रॉगली ने क्या बताया था फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल h अपॉन mv। बट अभी हमें क्या फाइंड करना है, कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी। तो लैम्डा और v को इंटरचेंज कर लेते हैं। वेलोसिटी इक्वल क्या आ जाएगा, h अपॉन m लैम्डा, राइट। वेलोसिटी विच वी हैव टू फाइंड हैविंग फॉर्मूला h अपॉन m लैम्डा। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। जैसे आप सबने एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू लर्न कर लिया है, आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी लर्न करना है। ये आपके चैप्टर 2 में हर एक कॉन्सेप्ट में मोर और लेस ये इसका यूज़ होना ही है। और h की वैल्यू क्या है, 6.626 इंटू 10 पावर -34 जूल सेकेंड। उसी जूल सेकेंड को हम स्प्लिट करेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ जाएगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.67 10 पावर -27, और लैम्डा की वैल्यू हमने पिकोमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया था विच इज़ 8 इंटू 10 पावर -10। ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो वेलोसिटी रिजल्ट आएगा साइंटिफिक नोटेशन में वो क्या होगा, 4.94 इंटू 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड। और आप 4.94 को 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 494 मीटर पर सेकेंड। तो डी ब्रॉगली पे आप ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो जिसमें यदि क्वेश्चन कभी लाइट पे बेस्ड हो या फोटोन पे हो तो h अपॉन एम सी आप यूज़ करोगे, जहाँ c है वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये नॉर्मल क्वेश्चन था न्यूट्रॉन पे, बट किसी लाइट पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इज फिक्स्ड विच इज 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट इज गिवन। बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है 2.19 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट में गिवन है। कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए क्या फॉर्मूला है, लैम्डा इक्वल h अपॉन mv। और इसमें ऑलरेडी क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने पहले से याद रखा हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1
1 इंटू 10⁻31 kg। और इसमें वेलोसिटी गिवन है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है जो ऑलरेडी हमें लर्न होना चाहिए, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वेवलेंथ डी ब्रॉगली की, h अपॉन एम वी। h की वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10⁻34। इसकी यूनिट आप जूल सेकेंड भी लर्न कर सकते हो, राइट। और मास है 9.1 या 9.11 10⁻31 इंटू वेलोसिटी जो क्वेश्चन में गिवन है 2.19 इंटू 10⁻6। जब हम ये वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे, वेवलेंथ की यूनिट क्या है मीटर, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 332.43 पिकोमीटर। एक्चुअली इनिशियली जो रिजल्ट आएगा वो मीटर में, और यदि हम चाहते हैं कि इसे पिकोमीटर में फाइंड करें, ये 3 डिजिट को आप यहाँ शिफ्ट करोगे तो 332.43 इंटू 10⁻12 मीटर। और अभी लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि 10⁻12 ही क्या होता है पिकोमीटर, 332.43 पिकोमीटर। ट्राई करना चाहिए कि रिजल्ट मोस्टली साइंटिफिक नोटेशन में हो और एसआई यूनिट में हो, बट कुछ केसेस में जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पिकोमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉम ऐसे रिजल्ट गिवन है, तो आपको कन्वर्जन भी पता होना चाहिए। एक बार फिर हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। 1 पिकोमीटर इक्वल 10⁻12 मीटर, नैनोमीटर क्या होगा 10⁻9 मीटर, माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर, मिलीमीटर 10⁻3 मीटर एंड एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर, राइट। अब लास्ट के जो क्वेश्चंस है हमारे, जो 41 ऑनवर्ड्स आप देखोगे, उसमें ज़्यादातर यूज़ होगा क्वांटम नंबर का, राइट। और क्वांटम नंबर्स के बाद पेयर्ड और अनपेयर्ड के बेसिस पे हम कैसे पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बता सकते हैं। पॉल एक्सक्लूजन और हर्ट्ज रूल का भी इसमें यूज़ होगा, राइट। यदि किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी एटम या आयन में एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, और सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो वो डायमैग्नेटिक होगा। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होंगे, रिपेल्ड होंगे। यदि कोई सब्सटेंस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है तो उसे आप बोलोगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और जो बेटर परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से ही बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटम नंबर पे बेस्ड द क्वांटम नंबर्स ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो। और इस कॉम्बिनेशन में हमें ये जो भी गिवन है हमें क्या बताना है, किसी की एनर्जी सेम है वो बताना है, प्लस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी पे अरेंज करना है। एनर्जी के लिए पहले भी अबव प्रिंसिपल में पढ़ाया गया कि n+l रूल अप्लाई होता है एनर्जी फाइंड करने के लिए। यदि दो डिफरेंट सबऑर्बिट हैं और उनकी n+l वैल्यू डिफरेंट है, तो जिसकी n+l वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसकी n+l वैल्यू हाइयर होगी उसको आप बोल सकते हो कि उसकी एनर्जी भी हाइयर होगी। बट इफ़ द वैल्यू ऑफ n+l फॉर 2 डिफरेंट सबऑर्बिट्स भी सेम, यदि दो डिफरेंट सबशेल के लिए आप n+l फाइंड कर रहे हो और दोनों वैल्यू सेम है, तो जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसकी n वैल्यू हाइयर होगी उसका एनर्जी भी क्या हो जाएगा, हाइयर। अब बाकी सब में ml और ms का कोई यूज़ नहीं है। हम फर्स्ट में देखते हैं n+l क्या आ रहा है यहाँ 6, नेक्स्ट में n+l क्या आया 5, सब में हमें n+l ही फाइंड करना है। यहाँ क्या आएगा 4 + 1 5, नेक्स्ट में 3 + 2 5, फिर नेक्स्ट 3 + 1 4 और लास्ट 4 + 1 5। तो क्या सबकी एनर्जी सेम होगी? देखो इसमें क्या हमें करना है, जो 6 है वो तो टॉप रहेगा एनर्जी पे क्योंकि इसकी n+l क्या है हाईएस्ट, और जिसकी वैल्यू 4 है वो लीस्ट रहेगा। बट इन 5 वालों को हम कैसे डील करेंगे, क्या किसी की एनर्जी सेम है या नहीं है? तो इसके अकॉर्डिंग यदि 4 और 2 का कॉम्बिनेशन बनाए, एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है 0 1 2 3 SPDF। यदि कॉम्बिनेशन बनाओगे तो जो फर्स्ट आएगा जिसमें 4 और 2 है वो 4D, 3 और 2 वाले में आएगा 3D, थर्ड में 4 and 1 बिकम 4P, फोर्थ वाले में 3 and 2 बिकम 3D, 3 and 1 कॉम्बिनेशन 3P क्योंकि 1 की मीनिंग P है और लास्ट 4 1 है, ये क्या होगा 4P। अब हम एनर्जी वाइज n+l भी हमने फाइंड कर लिया, ये जितनी भी वैल्यू हैं ये n+l की वैल्यूज़ हैं, और हमने ये सबशेल भी लिख दिया। अब इनकी ऑर्डर बना के देखते हैं। मैंने क्या बताया 6 वाला टॉप पे रहेगा, तो ये नंबर फर्स्ट, ये सबसे ज़्यादा आ गया, और जो 4 है वो बॉटम पे, ये 5 नंबर पे हमारा था 4, ये हमारा सबसे पीछे है। बट सेकेंड और फोर्थ की एनर्जी सेम क्यों है? यदि हम सेकेंड को देखें और फोर्थ को, तो यहाँ एग्जैक्टली 3 2 3 2 हैं, तो सेम एनर्जी के हो जाएंगे, राइट। वैसे 6 और थर्ड इसकी एनर्जी सेम है। अब आप देखो 6 एंड थर्ड,
4+1 4+1 ये आ जाएगा, 4+1 4+1 एग्जैक्टली द सेम, n भी सेम है, l भी सेम है, तो ये इक्वल। लेकिन फर्स्ट वाले को टॉप पे रखा गया क्योंकि उसकी n+l वैल्यू हाईएस्ट है, और फिफ्थ वाले को बॉटम पे क्योंकि उसकी n+l सबसे कम है। तो आपको दो क्राइटेरिया पे ध्यान देना है एनर्जी अरेंजमेंट के लिए, n+l वैल्यू और बाकी सबशेल डेजिग्नेशन से भी हम फाइंड कर सकते हैं। वैसे n+l ही बेस्ट रूल है टू अरेंज डिफरेंट सबशेल्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एनर्जी। जिसकी n+l हाइयर होगी उसकी एनर्जी हाइयर होगी, लेकिन दोनों का n+ एग्जैक्टली सेम है तो एनर्जी इक्वल भी हो जाएगा। बट कभी कभी क्या होता है कि n+l सेम है बट किसी की n वैल्यू हाइयर है, तो जिसकी n हाइयर है उसकी एनर्जी भी हाइयर होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ब्रोमीन एटम possess 35 electrons. It contains 6 electron in 3p, 5 electron in 4p. Which of these electron experience the lowest effective nuclear charge? देखो न्यूक्लियस से जो जितने ज़्यादा डिस्टेंस पे रहेगा उस पर चार्ज भी उतना ही कम लगेगा। यदि हम पूरे ब्रोमीन की कॉन्फ़िगरेशन लिख लें 35 की एनर्जी वाइज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड 4p5, टोटल सम 35 आ गया। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें हम कंपेयर करते हैं 4p इलेक्ट्रॉन्स जो सबसे बाद में फिल हो रहे हैं, वो न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं। इनमें क्या होगा, लोएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्ट करेगा क्योंकि इसकी शील्डिंग बहुत ज़्यादा होगी, अंदर इनर ऑर्बिटल ज़्यादा है, और 3d10 भी क्या कोर्स करेगा, इसमें शील्डिंग इफेक्ट शो करेगा। यदि हम डिफरेंट पी में कंपेयर करें, इसके 2p में 3p में 4p में, तो सभी p में आप कंपेयर करो तो जो p न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा विल एक्सपीरियंस द लोएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और जो सबसे पास होगा वहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ही कम लगेगा, विल एक्सपीरियंस द हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये न्यूक्लियस के डिस्टेंस के बेसिस पे है। यदि आपको नॉलेज कॉन्फ़िगरेशन का है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम सबसेल वाइज पढ़ते हैं अबाव प्रिंसिपल से, उसका यूँ चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी है, चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन वाले में भी है जो पीरियोडिक टेबल का चैप्टर है, और फिर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में भी है। तो सबसे पहले हमें कॉन्फ़िगरेशन पे कमांड करना पड़ेगा, और यहाँ हमें देखना है कि जो न्यूक्लियस से ज़्यादा डिस्टेंस पे है उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम लगेगा। ये क्वेश्चन इसी पे बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्बिटल्स विच ऑर्बिटल विल एक्सपीरियंस मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अभी लेस पे था, अब मोर पे। मोर इफेक्टिव वो एक्सपीरियंस करेगा जो न्यूक्लियस के पास है, मतलब जिसकी n+l वैल्यू बहुत ही कम है। अब जैसे 2s की आप n+l फाइंड करोगे तो 2+0, क्योंकि l 0 होता है, 2+0 से ये 2 आ जाएगा, और 3s में क्या आ जाएगा 3। तो ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज किस पे लगेगा, 2 वाले पे। 2s विल एक्सपीरियंस मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। 4d n+l इसकी क्या होगी, 4d की 4+2 6, क्योंकि l की वैल्यू 2 है d के लिए, और 4f में कितना आ जाएगा 4+3 7। तो न्यूक्लियस से ज़्यादा नियर कौन सा हुआ, 4d, इस पे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा। नेक्स्ट आता है 3d, इसमें n+l की वैल्यू 4, 3+2 5, और 3p में क्या आ जाएगा 4। अब न्यूक्लियस के ज़्यादा नियर कौन सा है, 3p। जो भी न्यूक्लियस के ज़्यादा नियर होगा, जिसकी n+l वैल्यू लोअर होगी, उस पर न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा अप्लाई होगा। इसमें होता है कि ग्रेटर द पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, मोर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेस्ड अपॉन दिस। तो फर्स्ट वाले में मैंने क्या बताया 2s, सेकेंड में हमने क्या डिस्कस किया 4d, और लास्ट वाले में क्या आएगा 3p। जिसकी n+l लोअर है, जिसकी एनर्जी कम है, जो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, उसमें सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज अप्लाई होगा। The unpaired electrons in aluminium and silicon are present in 3p orbital. Which electron will experience more effective nuclear charge? यदि हम एल्यूमिनियम या सिलिकॉन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन हंट्स रूल से करते हैं, तो एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यदि आप डिटेल्ड कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3p में है,
सिमिलरली हम सिलिकॉन की भी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सिलिकॉन के एटॉमिक नंबर क्या है 14 एंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2। तो सिर्फ 3p को ही एक्सप्लेन करें। 3p में 3 ऑर्बिटल हैं px py pz और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं अनपेयर्ड। बट इन दोनों का आप न्यूक्लियर चार्ज देखो, सिलिकॉन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बट एल्यूमिनियम का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो +13 है और सिलिकॉन का जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो कितना होगा +14। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या जो भी एटॉमिक नंबर है उसी को आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल सकते हो। तो जो सिलिकॉन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा क्योंकि इसकी एटॉमिक नंबर हाइयर है एल्यूमिनियम से, तो उसका न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा हाइयर, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन 3p में प्रेजेंट है उनकी n+l वैल्यू तो सेम होगी, 3 + 1 4 और यहाँ भी n+l क्या आ जाएगा 4, तो उसके अकॉर्डिंग तो एनर्जी सेम होना चाहिए। बट 3p और 3p में होने के बाद अब सेकेंडरी कंपैरिजन न्यूक्लियर चार्ज के बेसिस पे होगा। जिसकी एटॉमिक नंबर हाइयर है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी काफ़ी हाइयर है, तो वो प्रोटॉन हाइयर होने से क्या होगा न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा और 3p के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, राइट। और वैसे ये दोनों पैरामैग्नेटिक हैं या डायमैग्नेटिक हैं, आप कमेंट में बताइए। अभी मैंने हिंट किया था कि हाउ कैन वी फाइंड पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक इन एन एटम। Indicate the number of unpaired electrons in phosphorus, सिलिकॉन, क्रोमियम, आयरन एंड क्रिप्टन। एक्चुअली क्या होता है इन सभी कॉन्फ़िगरेशन को हमें अफवाह प्रिंसिपल से लिखने के बाद हंट्स रूल वाले पे कन्वर्ट करना है। जब आप इसको बॉक्स वाइज कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो काउंटिंग अनपेयर्ड की इजी होगी। जब फॉस्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसमें लास्ट में आता है 3p3 और 3p3 को हम हंट्स रूल से बनाए ऑर्बिटल वाइज कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल अनलेस ऑल द अवेलेबल ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड। तो इसमें 3 अनपेयर्ड आपको क्लियरली दिख रहे हैं और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब्सटेंस क्या होगा पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, इसके लास्ट में आया 3p2। अब p में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो दोनों अनपेयर्ड ही होंगे। क्रोमियम में स्पेशल रूल अप्लाई होता है। स्पेशल रूल है क्या कि जहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन में D4 या D9 आ जाए तो बाई टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नियरेस्ट एस आप D4 को 5 में और 9 को 10 में कन्वर्ट करते हो, क्योंकि जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड वो ज़्यादा स्टेबल कंसिडर किए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कॉन्फ़िगरेशन। तो स्पेशल रूल से इसकी कॉन्फ़िगरेशन में आता है आर्गन 18 4s1 एंड 3d5। अब d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं टोटल 5 और इन 5 ऑर्बिटल्स में हमें हंट्स रूल से 5 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो आप सबको जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबको पैरेलल रखोगे और 5 अनपेयर्ड ये हो गए और s का एक टोटल अनपेयर्ड कितने हो जाएंगे 6। s भी 1 है तो वो भी अनपेयर्ड रहेगा। Fe की कॉन्फ़िगरेशन में 4s2 एंड 3d6 है तो d6 जैसे 5d में आपने फिल किया हुआ है d ऑर्बिटल में तो 5 अनपेयर्ड, जैसे ही 6 करोगे तो 4 अनपेयर्ड हो जाएंगे। 7 करते हो तो 3 अनपेयर्ड, 8 करेंगे 2 अनपेयर्ड, 9 पे 1 अनपेयर्ड, 10 पे 0 अनपेयर्ड, वो डायमैग्नेटिक होगा। क्रिप्टन की कॉन्फ़िगरेशन में सभी सबसेल सभी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड हैं 4s2 3d10 4p6, तो देयर विल बी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 और मोर होंगे, एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा, वो सब्सटेंस क्या होगा पैरामैग्नेटिक, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा। और जिसमें निल 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे वो क्या होगा डायमैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल्ड होते हैं। इसके लिए बेस्ट है कॉन्फ़िगरेशन लिखना है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी से और आप इजीली काउंट कर पाओगे किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। हंट्स ने क्या बताया था कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल अनलेस ऑल द अवेलेबल ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड। जब तक सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाए आप पेयरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हो, राइट। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी सॉल्यूशन का स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। हाउ मेनी सबशेल्स आर एसोसिएटेड विद n = 4? KLMN, N4 क्या होगा कैपिटल N शेल, ये चौथा ऑर्बिट है हमारा न्यूक्लियस से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो। एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन सबशेल हैविंग ms वैल्यू, ms का मतलब कौन सा है ये क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, -12 और n की वैल्यू क्या है 4।
यदि आपसे पूछा जाए कि फोर्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फॉर्मूला क्या है 2n², 2n² से कितना आएगा 32। ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके जेई में भी PYQ में आप चेक कीजिए तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। फॉर n इक्वल 4 नंबर ऑफ सबशेल, अब n की वैल्यू 4 है तो l हम कैसे फाइंड करते हैं, 0 to n-1, ये फॉर्मूला है 0 to 4 - 1, 0 to 3 मीन्स 0 1 2 3, 0 1 2 3 मीन्स S P D और F। तो टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स में कितने हो जाएंगे 4, S P D F। S में हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, P में 6, D में 10 और F में 14, जिसका टोटल सम कितना आएगा 32। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विच कैन बी प्रेजेंट इन फोर्थ, तो n4 2n² जब हम अप्लाई करते हैं, n² 16 है, जब 2n² हम अप्लाई करते हैं फोर्थ के लिए तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 2, 4 के स्क्वायर 32। क्या इन सभी 32 इलेक्ट्रॉन के स्पिन पैरेलल होगी? इसको आप हाफ हाफ स्प्लिट कर लो, इसमें से 16 इलेक्ट्रॉन में स्पिन आएगा पैरेलल प्लस हाफ और रिमेनिंग 16 इलेक्ट्रॉन में क्या आएगा एंटी पैरेलल माइनस हाफ। तो हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए 16 इलेक्ट्रॉन्स। यानी फोर्थ ऑर्बिट में पूछा गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन के स्पिन एंटी पैरेलल होगी, तो फोर्थ ऑर्बिट में 32 होते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन, उसका हाफ हाफ कर लें तो 16 इलेक्ट्रॉन की स्पिन होगी प्लस हाफ, रिमेनिंग 16 की क्या होगी माइनस हाफ। तो हमारा जो रिजल्ट होगा फाइनल आंसर वो क्या आएगा 16 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। आई होप ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम के चारों वीडियो लेक्चर जो NCERT सोल्यूशन पे बनाए गए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, उस पर सेपरेट वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आगे का हमारा टारगेट है चैप्टर 3 और 4 को 10-10 क्वेश्चन के स्लॉट पे उसके बैक एक्सरसाइज को सॉल्व कराना। आप प्राइवेट स्कूल में हो या गवर्नमेंट स्कूल में हो या आप कहीं भी पढ़ रहे हो, आपके स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स तो टर्म 1 में आने ही हैं। तो ये वीडियो लेक्चर आपको हेल्प करेगा NCERT को सॉल्व करने में। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। Follow and subscribe us for more.